हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल A to Z में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और जीए के क्वेश्चंस। ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 2 है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस पेपर 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड किया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? आपके ऑप्शन है 1942 या फिर 1943 या फिर 1944 या फिर 1945। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मतलब 1943। तो मैं आप लोगों को बता देनी चाहूँगी कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने खड़े होकर सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए ये नारा लगाया था, दिल्ली चलो। कौन से डेट में? डेट है 5 जुलाई 1943 को। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 के 5 जुलाई को दिल्ली चलो का नारा लगाया था सिंगापुर के टाउन हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, मतलब छुआछूत की समस्या, मतलब किसी भी व्यक्ति या समूह के शरीर को सीधे छूने से बचना या फिर रोकना, ये दंडनीय अपराध है हमारे देश में। तो ये अपराध अधिनियम, मतलब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ये एक्ट कब पारित हुआ था, मतलब कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1935 या फिर 1945 या फिर 1955 या फिर 1965। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1955 को अस्पृश्यता मतलब छुआछूत अपराध अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है डेरोजियो या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर मैथिलीश्वरन गुप्त या फिर माइकल मधुसूदन दत्त। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डेरोजियो। मतलब इंडियन हिस्ट्री के एंग्लो इंडियन पोइट्री में डेरोजियो ने ही इसको स्टार्ट किया था। उसके बहुत सारे फेमस पोएम्स है जो हमारे हिस्ट्री, पोएट्रिक हिस्ट्री इंडिया में अभी भी फेमस है। तो उसके फेमस पोएम्स में से कुछ है टू इंडिया, माय नेटिव लैंड और द फ़कीर ऑफ जहांगीरा। ये 2 फेमस पोएम हैं डेरोजियो के, जो एंग्लो इंडियन पोएट्री हिस्ट्री में अभी भी बहुत फेमस है। तो आप लोग नोट कर लीजिए वो 2 पोएम, टू द इंडिया माय नेटिव लैंड और दूसरा है द फ़कीरा ऑफ जंगीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 312 किससे रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाओं या फिर प्रवक्ताओं से या फिर हिंदी भाषा से या फिर राष्ट्रपति से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब अखिल भारतीय सेवाओं से। तो अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब है वो सेवाएं जो कि एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स में लागू हो, मतलब सारे यूनियन और स्टेट्स के लिए कॉमन हो। इसमें कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आती है, इंडियन पुलिस सर्विसेज आती है, जो कि इस आर्टिकल के अंतर्गत लागू हुए थे, हमारे संविधान का आर्टिकल 312 के अंतर्गत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या संसद। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, वित्त आयोग का अध्यक्ष को राष्ट्रपति सिलेक्ट करते हैं, नियुक्त करते हैं, साथ ही साथ अन्य 4 सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए कि वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) में एक्सप्लेन किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 243(1) में इसके बारे में बताया गया है, मेंशन किया गया है राज्य के वित्त आयोग के गठन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है? आपके ऑप्शन है कृषि, जेल, सिंचाई या फिर सुरक्षा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सुरक्षा। राज्य सूची में सुरक्षा नहीं है।
तो आप लोगों को मैं और एक बात बता दूं कि राज्य सूची को सूची 2 भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की अनुसूची में जितने टोटल सब्जेक्ट्स थे उनको 3 सूची में बांटा गया था। वो 3 सूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्त सूची। तो राज्य सूची में वो सारे टॉपिक्स, वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिन्हें राज्य सरकार संभालती है, जिन्हें राज्य सरकार देखती है। तो इनमें सुरक्षा नहीं आती है। इसकी सुरक्षा के अलावा इनमें बाकी सारी चीज़ें आती है, जैसे कृषि हो गया, रेलवे पुलिस, जिला अस्पताल, अदालतें, पुस्तकालय, ये सब राज्य सरकार देखती है सिवाय सुरक्षा के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो इसके पहले ये जानते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों होती है। तो राष्ट्रपति शासन तब होती है जब उस राज्य के राज्य सरकार मतलब मुख्यमंत्री उस अपने कर्तव्यों को सही से पालन ना कर पाता है, तो सीधे हमारे देश के राष्ट्रपति उस राज्य का दायित्व लेता है, उसके कार्य में देखरेख करता है, उसके नागरिकों की जिम्मेदारियों को देखता है। तो इसका मतलब आपके ऑप्शन है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 महीने, या फिर ऑप्शन नंबर सी 6 महीने, या फिर 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 6 माह के लिए, मतलब राष्ट्रपति शासन के प्रारंभिक अवधि 6 महीने की होती है। और इससे जुड़े प्रावधान आपको संविधान के अनुच्छेद 356 में मिल जाएगी, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 356 में ये मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग आर्टिकल नंबर नोट कर लीजिए 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध बुक है? मतलब एशियन ड्रामा जो किताब है वो किसकी है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है B.S. मिल्हास, या फिर गुन्नार मिलर्ड, या फिर डेविड रिकार्डो, या फिर एडम स्मिथ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गुन्नार मिलर्ड। तो गुन्नार मिलर्ड ने ये फेमस बुक 1968 में लाई थी। आप लोग ईयर नोट कर लीजिए 1968 में। और इस बुक का सबटाइटल है एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, मतलब इस किताब में दूसरे नेशंस के, दूसरे कंट्री के पॉवर्टी के बारे में एक इंक्वायरी, एक केस स्टडी बताई गई है। तो इसका सबटाइटल था एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, और ये पुस्तक 1968 में आई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? आपके ऑप्शन है 87, 88, 89 या फिर 90। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 89 तारामंडल है। अब तारामंडल किसे कहते हैं? तारामंडल, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। और अभी हमारे अंतरिक्ष में कुल तारामंडल 86 है, और सबसे बड़े तारामंडल का नाम हाइड्रा है। आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे बड़े तारामंडल का नाम हाइड्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य की धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य का धरातल मतलब सन का सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 3000 सेल्सियस, या फिर 5000 सेल्सियस, या फिर 4000 सेल्सियस, या फिर 60000 सेल्सियस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी 60000 सेल्सियस, या फिर केल्विन में देखा जाए तो ये 778 केल्विन है। तो सूर्य का धरातल का टेम्परेचर लगभग 5778 केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कटॉप्सिन नदी कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन है इक्वाडोर, जापान, इटली या फिर कनाडा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब इक्वाडोर। इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर कहाँ पे है? इक्वाडोर साउथ अमेरिका में है। तो कटॉप्सिन नदी इक्वाडोर मतलब साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की है, ये विश्व में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है। अंतिम बार इसमें उद्गार 1942 में हुआ था, और इसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सागादावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? आपके ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू या फारसी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब बौद्ध धर्म का ये प्रमुख पर्व है सागादावा। इसके अलावा ये तिबेटियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 4th महीने में, मतलब चौथे महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है, और ये
1 महीने तक चलता है। ये 1 मंथ लॉन्ग फेस्टिवल है जो बौद्ध धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये चौथे महीने में सेलिब्रेट किया जाता है टिबेटियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश का वेग अधिकतम कब होता है? आपके ऑप्शन है हीरा में, निर्वात में, कांच में या फिर पानी में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में मतलब वैक्यूम में। तो प्रकाश का मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर स्क्वायर। आप लोग नोट कर लीजिए, लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होता है जो कि कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा अगर हम लोग मीडियम चेंज करते हैं तो स्पीड चेंज हो जाएगा, पर सबसे मैक्सिमम स्पीड निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? हाइपरमेट्रोपिया एक आई डिजीज़ है। इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष। ये वो डिजीज़ है, बीमारी है जिसमें आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखती है या फिर क्लियरली नहीं दिखती है, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिए कि अगर सामने के ऑब्जेक्ट, सामने की वस्तु आपको नहीं दिख रही है तो उसको मायोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू या फिर हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब सीपीयू। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहते हैं। इसे प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में सारे कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग सब कुछ सीपीयू में होता है, इसीलिए इसे प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। और प्रिंटर और मॉनिटर को आउटपुट यूनिट कहते हैं और हार्ड डिस्क को स्टोरेज यूनिट कहते हैं क्योंकि ये स्टोरेज में हम लोग को हेल्प करती है। पर सीपीयू को प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गामा किरणों की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है चैडविक, रदरफोर्ड, रोट्रोजन या फिर डाल्टन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने गामा रेस की सबसे पहले खोज की थी। और गामा रेस क्या है? गामा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, एक पैकेट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, जिसमें बहुत सारे फोटोन्स होते हैं जो कि कहाँ से इमिट कर रही है? एक रेडियो न्यूक्लाई से, रेडियो एक्टिव डीके के बाद एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई से जो रेज इमिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसे गामा रेस कहते हैं। और गामा फोटोन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। आप लोग नोट कर लीजिए, गामा फोटोन जो है सबसे एनर्जेटिक फोटोन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? लाल रक्त कोशिकाएं मतलब रेड ब्लड सेल कहाँ उत्पन्न होती है, मतलब कहाँ प्रोड्यूस होती है? यहाँ पे ऑप्शन है तिल्ली, यकृत, अस्थिपंजर या फिर विस्क। ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब अस्थिमज्जा मतलब बोन मैरो। तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल बोन मैरो में मिलता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और रेड ब्लड सेल एक प्रोटीन कंटेन करता है, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि आरबीसी में जो प्रोटीन होता है उसे हेमोग्लोबिन कहा जाता है। और उसका मेन काम क्या होता है? वो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब महाराष्ट्र। तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और लोनार झील कैसे तैयार हुआ था, मतलब कैसे क्रिएट हुआ था? ये एक एस्ट्रॉयड के गिरने से तैयार हुआ था, मतलब अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड या फिर एस्ट्रॉयड अर्थ पे गिरने पर, पृथ्वी पर गिरने पर वहाँ पे लोनार लेक बना था। और इसका वाटर, इसका पानी नमकीन होता है, मतलब सॉल्टी वाटर होता है। और इसका एरिया कितना है लोनार झील का? लोनार झील का एरिया 113 हेक्टेयर है। और इसका डेप्थ कितना है, ये कितनी गहराई है? 137 मीटर। मतलब लोनार झील की गहराई कितनी है? 137 मीटर। ये सब लोग नोट कर लीजिए कि लोनार झील का एरिया 113 हेक्टेयर है और इसकी एवरेज डेप्थ मतलब इसकी गहराई कितनी है? 137 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आपके ऑप्शन है पलानी, नीलगिरी, विंध्याचल या फिर अरावली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मतलब पलानी। तो कोडाईकनाल पलानी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो कोडाईकनाल पलानी पर्वत में कितनी ऊंचाई पे स्थित है? 2133 मीटर्स की ऊंचाई में स्थित है और ये पारंपार और गुलदार वैली के बीच में स्थित है। आप लोग नोट कर लीजिए कि कोडाईकनाल पारंपार और गुलदार वैली के बीच में स्थित है और इसकी ऊंचाई कहाँ पे स्थित है, किस घाटी में स्थित है, उस घाटी की ऊंचाई 2133 मीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मतलब हमारे फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस की गई है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 49A या फिर अनुच्छेद 52A। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए मतलब अनुच्छेद 51A। तो आर्टिकल नंबर 51A में ये बताया गया है कि हमारे देश में मतलब इंडिया के सिटीज़न में, हमारे देश के नागरिक में कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, बर्थ प्लेस, रेस, ये सब के अकॉर्डिंग हम लोग किसी के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। जाति, धर्म, लिंग, ये सब में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 51A में बताया गया है हमारे संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, मराठावाड़ा या फिर मालाबार या फिर विदर्भ। तो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मतलब मालाबार में। तो मोपला आंदोलन कहाँ पे हुआ था? मालाबार में हुआ था। और एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, मोपला आंदोलन एक्सटेंडेड वर्जन है खलीफत आंदोलन का। खलीफत आंदोलन का एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि केरला में हुआ था, उसी को मोपला आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है MD रनाडे या फिर BR अम्बेडकर या फिर VN राव या फिर महात्मा गांधी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी मतलब BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ की थी और देश की अमूल्य सेवाएं की थी, जिसके कारण उन्हें आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। उन्हें आधुनिक युग का मनु कहकर सम्मानित किया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियाँ की थी और देश के लिए अमूल्य सेवाएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम एवं पूर्णतः गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बने? यहाँ पे आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई या फिर चौधरी चरण सिंह या फिर BP सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 24। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया था? आपके ऑप्शन है सॉल्ट हेलेना द्वीप या फिर कॉर्सिका या फिर एल्वा या फिर कैप्री। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मतलब सेल्ट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया था। और ये बैटल ऑफ वाटरलू भी कहा जाता है वाटरलू युद्ध को। वो कब हुआ था? वो 18 जून 1815 में हुआ था। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये 18 जून 1815 में हुआ था वाटरलू में, जो कि बेल्जियम में है। आप लोग नोट कर लीजिए डेट 18 जून 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1707, 1739, 1756 या फिर 1761। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 1761। तो आप लोग फुल डेट नोट कर लीजिए। पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। पानीपत में कब हुआ था? आप लोग डेट नोट कीजिए, 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और किन के बीच में हुआ था? मराठा एम्पायर और अफगान आर्मी के बीच में हुआ था। तो दोस्तों हमने 25 क्वेश्चंस देख लिए आज के। ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 2 था। इसके पहले हमने सेट 1 भी ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका था SSC GD के प्रिपरेशन के लिए। और आप लोग को बता दो SSC GD की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, इसीलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।